हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे क्लासेस। मेरा नाम है मोहित शर्मा और हम कवर कर रहे हैं बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। तो यूनिट 3 के अंदर हमने अपना कंटेंट कवर किया था। उसके बाद हम आते हैं बेटा वन शॉट वीडियो के ऊपर, जिसके अंदर हम इस यूनिट के अंदर आपके जितने भी कंटेंट्स हैं उसको सारे हम कवर करेंगे यहाँ पर। तो ये जो आपकी वन शॉट वीडियो है, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है कि आप एक बार में सिलेबस के इस यूनिट के सिलेबस से गो थ्रू हो जाओगे और जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि हमारा यूनिट 3 में हमको कौन कौन से कंटेंट से होके गुजरना है। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला टॉपिक आता है वो है यहाँ पर जो हमको कवर करेंगे, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस। दूसरा टॉपिक आपका है यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस। ये आपकी सबसे बड़ी यूनिट है सोम की। तो इसमें काफी सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे रहते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस हो गया। तीसरा जो आपको पढ़ना है, फिर हमको पढ़ेंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जिसके अंदर आपका मैकोले मेथड और आपका एरिया मूवमेंट मेथड आता है। और फिर लास्ट में यहाँ पे आता है फिर हमको शाफ्ट्स में जो टॉर्जन होता है उसके बारे में यहाँ पर कवर करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, और सबसे लंबी यूनिट यही है आपकी। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस और शेयरिंग स्ट्रेसेस, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स एंड टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो वन बाय वन हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे अपने। सबसे पहले हम देखते हैं आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में कि बेंडिंग स्ट्रेसेस क्या होता है और कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है उसमें। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस की। बेंडिंग स्ट्रेसेस, ओके। देखो, तो जो आपकी बेंडिंग स्ट्रेसेस होती हैं बीम्स के अंदर, वो आपका क्या होता है कि जब भी आपका कोई भी बीम है, ठीक है, लेट्स सपोज वी हैव ए बीम हियर। तो इस बीम में क्या होगा आपका, है ना, इस पर्टिकुलर बीम के ऊपर जिसकी लेंथ हमने कितनी ले ली यहाँ पर, एल ले ली। तो एल लेंथ की जो ये बीम है बेटा, इसमें क्या हो सकता है, आपके डिफरेंट डिफरेंट लोड आपके यहाँ पर हो सकते हैं। लोड कुड बी ऑफ पॉइंट लोड भी हो सकता है। ठीक है, आपका यहाँ पर हम यूडीएल भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द बीम कुड बी डन। तो इसके ऊपर जो लोड आता है, लेट सपोज ये डब्ल्यू है और इसकी इंटेंसिटी कितना है आपका, ओमेगा है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो भी हम जब लोड अप्लाई होता है तो उसके ऊपर क्या काम करता है, यहाँ पर बेटा मूवमेंट काम करना स्टार्ट करता है। क्या करता है, बेंड। इस बीम को क्या होता है, इस बीम को बेंड करेगा। ये कैसे बेंड करेगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, आपका बेंड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बेंड हो जाएगी इस सपोर्ट पर। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस बीम पे क्या होगा, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होगी। क्या डेवलप होगी, बेंडिंग स्ट्रेस। यहाँ पर डेवलप हो जाएंगे आपका बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, ड्यू टू द स्ट्रेन। तो जो ये आपका स्ट्रेन आया है, जो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमने दिया है नीचे बीम में, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो आपकी बीम है ना, वो स्ट्रेस जनरेट करेगी विद इन द मटीरियल इटसेल्फ। तो बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर डेवलप होती है। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है उसको जो हम सस्टेन करने के लिए, बीम हमारी यहाँ पर मेंटेन रहे, उसका फेलियर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पर बीम को अपनी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ पे वर्क करना होता है, जिसकी वजह से आपका जो लोड वर्क कर रहा है बीम के ऊपर, उसके अगेंस्ट में हम क्या करें, जो स्ट्रेसेस हैं उनको हम क्या कर पाए, सस्टेन कर पाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर बीम का कुछ क्रॉस सेक्शन होता है। ये तो आपकी एल लेंथ की बीम है, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन भी हो सकता है जैसे ये आपका रेक्टेंगुलर बीम इसका क्रॉस सेक्शन कुछ भी हो सकता है ये सर्कुलर हो सकता है ये आई सेक्शन आई सेक्शन की बीम इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन जो है बीम की बेंडिंग स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। जो बीम स्ट्रेंथ है यहाँ पर वो डिसाइड होती है कि आपने किस टाइप का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर लिया हुआ है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे आपका बीम स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर जज होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या होगा, अब हम एक्चुअल अगर हम बीम देखते हैं तो बीम आपकी कुछ कैसी होती है, इस तरीके की हो जाएगी। हमारी बीम किस तरह की होगी, दूसरा बना लेते हैं फिगर यहाँ पर। तो हमारा जो बीम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा।
ये हमारा बीम हो गया। तो ये जो आपका बीम देख रहे हो आप यहाँ पर, ओके, तो इस बीम में क्या होता है, एक यहाँ पर बीच में एक्सिस होती है। जब बेंडिंग होगी तो यहाँ पर एक एक्सिस आएगी जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रल एक्सिस। इसको बोला जाता है न्यूट्रल एक्सिस। इसे क्यों न्यूट्रल बोलते हैं, इस एक्सिस को क्यों न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है बीम के अंदर, जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था ड्यू टू द लोड जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ था, वो लोड जो है उस वो बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है इस एक्सिस के ऊपर, इस एक्सिस के हर पॉइंट पे क्या होती है, वो जीरो होती है। यानी इस एक्सिस के हर पॉइंट पर जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। तो इसके ऊपर और नीचे वाले फाइबर जो है, एक आप देख रहे हो यहाँ पर, इसके अपर पार्ट है, एक आपका लोअर पार्ट है। तो जो आउटर फाइबर होता है इसका, इसमें तो ये क्या होती है, बीम का जो सेक्शन होता है वो आपका कैसा होता है, ये यहाँ पर टेंसाइल होता है, यानी कि खिंचता है। यहाँ पे तो हो जाएगा कैसा, ये टेंशन में। ये कैसा रहेगा आपका, टेंशन में रहेगा, ये वाला पार्ट आउटर फाइबर जो है। और जो इनर फाइबर है इसका, वो किस में आ जाएगा, वो आएगा यहाँ पर कंप्रेशन में। वो किस में आ जाएगा, कंप्रेशन। ठीक है, तो बोथ टाइप ऑफ स्ट्रेसेस विल विल बी प्रोड्यूस्ड हियर। तो टेंशन होगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ऊपर वाले फाइबर में आपका कंप्रेशन होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, एक जो ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये एक क्या बनाएगी, यहाँ पर कर्व जनरेट करेगी। क्या जनरेट कर रही है, कर्व। इसको बोलते हैं हम इलास्टिक कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, इलास्टिक कर्व बोलते हैं। तो ये जो इलास्टिक कर्व है आपका, इस इलास्टिक कर्व की क्या होगी, ये एक सर्कुलर कर्व बनता है जिसकी एक क्या हो सकती है, पर्टिकुलर रेडियस। इस कर्व की क्या हो सकती है, पर्टिकुलर एक रेडियस हम यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि इसने जो है, जब ये आपका स्ट्रेट होने के बाद क्या हो गया है, इसने एक सर्कुलर आर्क यहाँ पे जनरेट कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो होगा इसका, हम एक पॉइंट ले सकते हैं जहां पर इसकी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आर को बोलते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर क्या हो गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर हमने लोड लगने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हुआ था आपका, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिव मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर हमने बात करी कि जो बीम की स्ट्रेंथ है वो क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, जो आपका निर्भर करती है आई पे। तो आई होता है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। आई किसको बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर यहाँ पर एक प्रॉपर्टी काम करती है ई, जिसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, फिर यहाँ पर जो बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई थी उनको हम सिग्मा बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस। और y जो होता है यहाँ पर, y एक होता है यहाँ पर, y एक टर्म आएगा आपका डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। वेर एवर यू फाइंड आउट, जहां भी आप स्ट्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर y बोलते हैं। मान लिया हम इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा यहाँ तक का y। तो न्यूट्रल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस है, वेर एवर यू वांट टू कैलकुलेट द बेंडिंग स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड अवर y। तो यहाँ पर जो बेंडिंग इक्वेशन होती है वो होती है आपका m अपॉन आई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y, और n इज इक्वल्स टू e अपॉन r। तो इसको बोलते हैं हम बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है, इसका डेरिवेशन एग्जाम के अंदर आ जाता है कभी कभी, तो वो कैसे होता है वो हम देखते हैं। तो ये बोलते हैं हम बेंडिंग इक्वेशन, m अपॉन आई अपॉन सिग्मा b अपॉन y इज इक्वल्स टू e अपॉन r। अब ये सारी टर्म आपको यहाँ पर पता है। तो अब हम देखते हैं आगे। तो हमने बीम ले ली अगेन, और इस बीम में क्या करेंगे, हम कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लेंगे जहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हम पर्टिकुलर कोई भी एक सेक्शन ले लेंगे जहां पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। मान लिया हमने ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर ले लिया, इस वाले पार्ट में हमने एक लाइन ले ली यहाँ पर पी क्यू। क्या ले ली लाइन यहाँ पर, पी क्यू। पी क्यू, और ये वाली होगी हमारी आर और एस।
ठीक है, इस आर एस के ऊपर हम क्या करते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। तो जब हमने इसको, इसके ऊपर लोड आएगा तो ये क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो बैंड जब हो जाती है तो ये वाली जो चीज़ है आपके, ये जो सेक्शन है आपका आर एस वाला, ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है थोड़ा सा कर्व। ये हो जाता है आर एस कैसा हो जाता है, कर्व हो जाता है। और इसकी, इसका एक आ जाता है यहाँ पर रेडियस, जो यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका जब आप एक्सप्रेशन ड्राइव करोगे तो हम किस तरीके से करते हैं, जो हमारी पी क्यू है, जो हमारी पी क्यू है, और ये हमारा हो गया क्या, आर एस। आर एस जो है यहाँ पर हमने ले लिया कितने डिस्टेंस पर, वाई डिस्टेंस पर ले लिया, तो ये हमारी वाई हो गई। और ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, आर हो गया। ओके, तो ये हमारा था अभी, दिस इज अवर पी क्यू एंड दिस इज अवर आर डैश एच डैश। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, आर डैश एच डैश हो जाएगा, क्योंकि हमने आर एस की यहाँ पर लोकेशन चेंज हो गई है, इसको वो हो गया कर्वे। और ये भी हम लिख सकते हैं पी डैश क्यू डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालना होता है इस डेरिवेशन को करने से पहले, वो हम निकालते हैं स्ट्रेन इन आर एस, की आर एस में कितना स्ट्रेन आया। तो आर एस कितना चेंज हुआ, आर डैश एच डैश हो गया, तो आर एस से क्या हो गया, छोटा हो गया, आर डैश एच डैश हो गया, और पहले कितना था, आर एस। तो जो आर एस की वैल्यू है वो किसके इक्वल है यहाँ पर, पी क्यू के। ठीक है, और पी क्यू जो किसके इक्वल होगा, वो पी डैश क्यू डैश के इक्वल होगा, बिकॉज पी क्यू की जो स्ट्रेन है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगी, लगभग बराबर होगी, क्योंकि इस वाले पोजीशन पे आपका न्यूट्रल एक्सिस पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होता है। तो इसलिए आर एस को पी क्यू के बराबर रखेंगे और पी क्यू को पी डैश क्यू डैश के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो इसका कैसे यूटिलाइज करेंगे हम, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर आर डैश एच डैश की वैल्यू। आर डैश एच डैश जो हो जाएगा आपका, वो कितना होगा, आर माइनस वाई एल्फा। ओके, और आर एस की वैल्यू जो होगी, जो पी डैश क्यू डैश की वैल्यू होगी, वो होगी यहाँ पर कैपिटल आर एल्फा। अब पी डैश क्यू डैश ही बराबर है किसके, आर एस के, तो आर एस ही कितना हो जाएगा, आर क्यू। तो स्ट्रेन कितना आ जाएगा यहाँ पर, स्ट्रेन इन आर एस, स्ट्रेन इन आर एस जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका, आर एस की, आर एस का रिक्वायरमेंट होगा अल्फा माइनस आर डैश एच डैश की जगह आ जाएगा आर माइनस वाई अल्फा, एंड डिवाइड बाई हो जाएगा किससे, आर अल्फा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, वाई अल्फा, और वाई अपॉन आर आ जाएगा। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से वाई अपॉन आर आ जाता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है पहले यहाँ पर कि हम कैलकुलेट करें कि जो हमने आर एस सेक्शन लिया है उसमें स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ। तो हम स्ट्रेन से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रेन कितना हो गया, सिग्मा ई बराबर हो गया किसके, y अपॉन आर के। तो पहली बात तो हमारी ये वाला पहला पार्ट हमारा आ गया किसका, बेंडिंग इक्वेशन का। अब दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है कहाँ से, जब हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, की कितना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर क्या, क्रॉस सेक्शनल इसका, और ये हमारी होगी न्यूट्रल एक्सिस। तो इस न्यूट्रल एक्सिस पे आपको कहीं पर भी पर्टिकुलर कोई एरिया ले लेना है, जिसका हमें कितना होगा एरिया, वो डेल्टा ए, कितना होगा वो एरिया, डेल्टा ए होगा। और ये हमारी डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर, वाई है, ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, वाई हो गई। तो डेल्टा ए वाई। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमारा इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स कितना वर्क कर रहा है। पहले हम निकालते हैं, अल्टीमेटली निकालना हमको मूवमेंट है, लेकिन हम पहले मूवमेंट से पहले निकालेंगे फोर्स, क्योंकि मूवमेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नॉर्मल फोर्स ईयर। नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ आपका, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस कितना है आपका, स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी ई अपॉन आर इंटू आई, और स्ट्रेस इंटू एरिया हमारा हमने लिया है डेल्टा ए। ठीक है, तो ई अपॉन आर वाई डेल्टा ए आ गया। उसके बाद हम निकालते हैं अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन दिस एलिमेंट्री एरिया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसकी जो वैल्यू होगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ई अपॉन आर वाई डेल्टा ए इंटू वाई। तो ये हो जाएगा कितना, ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल्टा ए, और वाई स्क्वायर डेल्टा ए की वैल्यू होती है आई। मैकेनिक्स में पढ़ा होगा आपने कि इसको क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जो भी हमारा सेकंड मोमेंट होता है एरिया का, उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मोमेंट बराबर आ जाएगा कितना, ई अपॉन आर आई, या इसको लिख सकते हैं हम एम अपॉन आई ई अपॉन आर।
ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशन से देखेंगे हम, तो m अपॉन आई बराबर किसके हो जाएगा, E अपॉन आर सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E अपॉन आर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये भी यही चीज है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन अपनी प्रूफ करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ असम्पशंस हम लेते हैं, जैसे हमें आपको ये लिखना पड़ेगा पहले कि हमने क्या क्या असम्पशंस लिए थे। जैसे आपका जो प्लेन ऑफ बेंडिंग है वो आपका रिमेन्स वहीं, उसी उसकी जो लोकेशन है वो वहीं पर रहती है। प्लेन ऑफ बेंडिंग के बारे में बताएंगे। जो इसका मटेरियल है वो कैसा है, आपका आइसोट्रोपिक है, होमोजीनियस है, वो बताएंगे। जो इसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है वो भी कांस्टेंट था थ्रू आउट द एनालिसिस जब हम कर रहे थे। तो इसमें कुछ ऐसे अजम्पशंस हम यहाँ पे रखते हैं, उनको हमें ध्यान रखना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो थी पहले हमारी इनफाइनाइट थी, तो ये सब हमारे क्या रहते हैं, अजम्पशंस रहते हैं। या ये हमारा जो बीम है जब उसके ऊपर लोड लगा तो उसकी जो आपका डिफ्लेक्शन के बाद उसके जो डिफ्लेक्शन है वो क्या है, विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका डेरिवेशन था जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, जो सेकंड मुद्दा आता है वो है हमारा सेक्शन मॉडुलस का। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या होता है, इसे बेटा जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। सेक्शन मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे हमारा सेक्शन मॉडुलस किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के निकाल सकते हैं। जैसे आपका अगर क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है, या फिर हमारा कैसा है, सर्कुलर है, इसका डायमीटर डी ले लिया और इसकी जो ब्रेड्थ है वो बी ले ली और इसका क्या डेप्थ क्या ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, तो सेक्शन मॉडुलस कैसे निकालते हैं, सेक्शन मॉडुलस पहले डिफाइन क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस को हम बोलते हैं जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई अपॉन वाई। ये हम इसलिए इसके ऊपर अटेंशन जाता है क्योंकि जो बीम स्ट्रेंथ है ना वो इसी से डिसाइड होती है। जिसका सेक्शन मॉडुलस जितना ज्यादा होता है उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो जेड बराबर होता है आई अपॉन वाई। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि m बराबर क्या होता है, सिग्मा जेड। m बराबर क्या होता है, सिग्मा जेड। तो जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो सिग्मा जेड होता है। तो जितना हमारा जेड ज्यादा होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस ऑफर करेगी बीम, किसके लिए, आपके लोड्स के लिए, जितने भी लोडिंग उसके ऊपर लगेगी। अगर जेड हमारा ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, m इजिकल्स टू सिग्मा इंटू जेड। तो हम i अपॉन वाई डिफरेंट जेड हम निकाल सकते हैं। तो i की वैल्यू इसके लिए क्या होती है, बी डी क्यूब बाई 12, और हमारे सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होती है, पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4। तो ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होते हैं। और y की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं d बाई 2, और यहाँ पर भी y की वैल्यू क्या होती है, आपका d बाई 2 ही होती है। क्योंकि जो एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं, जो भार वाले फाइबर होते हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो होती है वो भार ही होती है। इसलिए y की वैल्यू यहाँ से क्या लेंगे, रेडियस के बराबर लेंगे जो d बाई 2 होगी। और ऐसी न्यूट्रल एक्सिस से जब हम y यहाँ से निकालेंगे तो वो भी क्या आएगी, आपकी d बाई 2 आती है। तो ये एनालिसिस हम करते हैं इस तरीके से, और सेक्शन मॉडुलस का कैलकुलेशन हम करते हैं इस तरीके से। तो किसी भी सेक्शन के लिए हम सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। अगर आप बात करो, जैसे मान लिया आपका कैसा क्रॉस सेक्शन है, हॉलो क्रॉस सेक्शन है, तो आउटर डायमीटर आपको कैपिटल डी दे देगा और अंदर वाला डायमीटर आपको स्मॉल डी दे देगा। तो उस केस में जो आई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई बाई 64 डी की पावर 4 माइनस का डी की पावर 4। कभी कभी एग्जाम में देता है कि जो आपका आउटर डायमीटर है वो डबल है। ठीक है, तो डबल की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, आप इधर पुट करेंगे इस वाले डी में। जब यहाँ पे पुट करोगे तो ये किस में रह जाता है, सिंगल डी में रह जाता है। और यही डायमीटर आपसे पूछ सकता है कि एग्जाम में कि आपका ये डायमीटर कितना होना चाहिए। तो आपका क्रॉस सेक्शन आपका यहाँ पर रेक्टेंगल भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, और हॉलो सर्कुलर भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है आई सेक्शन। आई सेक्शन के भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आई सेक्शन की हमारी बीम है, तो उसका आई सेक्शन का अगर एरिया निकालना है तो एरिया तो आराम से निकल जाएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो वहां पर हमको यूज करना पड़ता है किसका, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। किसका यूज करते हैं हम, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले ईच एंड इंडिविजुअल पार्ट का, जो आपके फ्लेंजेस हैं और जो वेब है, उन सब का आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए हर पॉइंट का। जैसे इस सेक्शन का 1 1 का, 2 2 का, और यहाँ पे थर्ड थर्ड वाले वेब का। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम आई निकालते हैं तो आई तो निकल जाता है सिंपली बी डी क्यूब बाई 12 इंडिविजुअल पार्ट का। इंडिविजुअल पार्ट का तो आपको निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जब आप ओवरऑल निकालने के लिए जाते हो कि हमको आई एक्सेस के अबाउट चाहिए, तो आई एक्सेस के अबाउट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसमें एरिया और जो बीच बीच का डिस्टेंस है दोनों का,
दोनों ही एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है, उनके डिफरेंस का स्क्वायर लेना पड़ता है। जैसे एक्स एक्स और वन वन के बीच का डिफरेंस लेना पड़ेगा, और टू टू सेक्शन है इसका एक्स एक्स के साथ का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ऐसी थ्री के साथ डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल में ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। तो आई एक्स एस कैसे निकलेगा, बी डी क्यूब बाई 12 प्लस ए वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा न्यूमेरिकल कि किस तरीके से हमको आई निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बात हुई किसकी, सेक्शन मॉडुलस के बारे में। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होगा, तो हम आई 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 वाई वाई जो होगा ऐसे निकालेंगे, और सेक्शन मॉडुलस यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं जिस भी पॉइंट पे हमें निकालना हो। देखो उसके बाद क्वेश्चन बताता हूँ मैं, क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसमें। यस, ए बीम सिंपली सपोर्टेड एट एंड्स एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन। तो क्रॉस सेक्शन जो है आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है इसमें, ठीक है। ये आपका यहाँ पर इस तरह का आई सेक्शन है, इस तरीके से आपको आई सेक्शन दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस कितनी कितनी है, 30, 100, 30, 120, 50। ये 50 है, ये 30 है, ये 120 है, ये ऊपर वाला 100 है, ठीक है। तो 100 है, 30 है, 50 है, 120 है, और ये भी 120 है, ये 30 है, और यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी 120 है, ठीक है। इस तरीके से आपको आई सेक्शन दिया हुआ है। ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है किसका, किसी बीम का। एक बीम है सिंपली सपोर्टेड है, जो कैसी बीम है, सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड कैसी होती है, इस तरीके से। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है एट इट्स एंड एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एज शोन इन द फिगर इज लोडेड विद यूडीएल। और इस पे क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है, ओवरऑल ऑफ इट्स स्पैन, पूरी लेंथ के ऊपर। इफ द बीम इज 8 मीटर लॉन्ग, जो बीम की लेंथ है वो कितनी है आपकी, 8 मीटर है। इफ मैक्सिमम फाइंड द यूडीएल, आपको इस यूडीएल की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। मैक्सिमम परमिशन बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन इज लिमिटेड टू 30 मेगा पास्कल। जो बेंडिंग स्ट्रेस दे रखी है आपको टेंसाइल नेचर की, वो है आपका कितना, 30 मेगा पास्कल। एंड इन कंप्रेशन, और कंप्रेशन में जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो आपको दे रखी है यहाँ पर 45 मेगा पास्कल। व्हाट आर द एक्चुअल मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस सेट अप इन द सेक्शन। तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। एक तो हमको यूडीएल बताना है, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सेटअप कहाँ हो रही है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले हमको यहाँ पर निकालना होता है इसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पर है, इस क्रॉस सेक्शन की न्यूट्रल एक्सिस। तो पहला स्टेप जो रहेगा यहाँ पर, स्टेप नंबर 1, फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस। फाइंड द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगी, देखो सिमेट्रिसिटी के अबाउट होती है। तो अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हाफ पार्ट इधर चला गया, हाफ पार्ट इधर चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो होगा तो आपका जो सेंट्रॉइड होगा वो न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट जो होगा वो आपका इसी लाइन पे होगा, लेकिन वो y कितना होगा यहाँ पर वो आपको पता नहीं है। तो उसको निकालने के लिए करते हैं, सेंट्रॉइड निकालते हैं हम। तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे जो लगेगा वो लगेगा आपका y बार इज इक्वल्स टू सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, यानी कि a1 v1 a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस का a3 y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2। तो यहाँ पर कितने हमारे पार्ट हैं, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। तो पहले का एरिया निकाल सकते हैं 100 इंटू 30, दूसरे का एरिया निकल सकता है, तीसरे का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया तो आराम से निकल जाएगा।
अब y देखेंगे y कैसे कैसे है, तो आप कहाँ से निकालना चाह रहे हो वो आपको देखना है। तो हम अगर बेस से कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ से सबका y आपको निकालना पड़ेगा। तो इसका y कहाँ होता है, हाफ पे होते हैं, यानी कि यहाँ पर होगा 25 पे इसका होगा, इस पर्टिकुलर के लिए 60 पे यहाँ पर होगा, और इस पर्टिकुलर के लिए 15 पे यहाँ पर होगा। तो ये तो हो जाएगा 15 15, ये हो जाएगा 25 25, और ये हो जाएगा 60 60। ठीक है, तो इंडिविजुअल सबके वाई आपको आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो कि हमारा वाई क्या आएगा। जैसे बात करें कि जो नीचे वाला फ्लैंज है उसके लिए तो 25 हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो 50 और 60 110 हो जाएगा, और सबसे ऊपर जाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 120 170 170 170 और 15 185। तो यहाँ पर आपको हर जगह की डिस्टेंस निकालनी पड़ती है। पहले फ्लैंज की, यानी यहाँ तक कितनी डिस्टेंस बैठ रही है y1, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस बैठ रही है y2, और फिर यहीं से नीचे से लेके इस वाले बीच वाले सेंटर तक कितनी डिस्टेंस बैठ रही है, इसे बोलते हैं y3। तो y1 y2 y3 आपकी तीनों यहाँ पर कैलकुलेट हम कर पाएंगे। 25 उसमें ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो 185, तो तीनों आ जाएंगी वैल्यू। और एरिया निकालना सबसे इजी काम है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जो यहाँ पर y बार आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, जो y बार की वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आएगी वो आ जाएगी यहाँ पर 87 mm। नियर बाई कितनी आ जाएगी 87 mm। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो 87 है नीचे से, तो 50 तक तो यहाँ पर आ गए, ये पूरा यहाँ तक 50 है, और 50 के बाद कितना हो जाएगा 50 और 10 60 60 और 10 70 70 और 10 80, यानी कि करीब आपका कहाँ आएगा 50 60 110, यानी यहाँ पर आएगा आपका। यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगी न्यूट्रल एक्सिस, ये क्या हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो हमारा किस तरह से हमने न्यूट्रल एक्सिस निकाली, वो हम इस तरीके से निकालते हैं, y बार इजिकल्स टू 87 mm। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इसमें रहेगा आपका, फिर हम निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई एक्स एक्स। आई एक्स एक्स निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो वो कैसे निकालते हैं हम, तो सबके सबका तीनों पार्ट का निकलेगा, पहले दूसरे और तीसरे पार्ट का, तीनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तीनों को ऐड करेंगे, किसके अबाउट निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस के। तो ये हमारी एक्सेस है, इसको हमने ले ली एक्स एक्स एक्सिस। अब इस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या काम करना होगा यहाँ पर, सबसे पहले तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखोगे आप इंडिविजुअल। वो कैसे लिखेंगे, पहले पार्ट का बता रहा हूँ लिख के, उसका फॉर्मूला होगा BD³/12 प्लस का पहले पार्ट का ही एरिया, और उसमें हम क्या काम करेंगे, जो इसकी जो पर्टिकुलर अपनी होगा, अपना जो सेंटर होगा इसका, और जो ये एक्स एक्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा कितना था 87, नीचे से कितना था ये 87, 87 में से 25 माइनस करेंगे यहाँ पर हम, 87 में से माइनस करेंगे 25 और उसका कर देंगे स्क्वायर, सारी वैल्यू रखेंगे तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका निकल के आ जाएगा 87 माइनस का 25। फिर सेकंड वाले पाएंगे, सेकंड वाले का मिडिल आ रहा है यहाँ पर, ये सेकंड वाले का मिडिल है, तो इन दोनों के बीच का गैप रखेंगे तो ये कम आएगा। तो इन इन दोनों के बीच का गैप कितना होगा, यहाँ तक 87 था। ठीक है, और ये है पूरा हमारा 120। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि यहाँ तक कितना आ रहा है। ये यहाँ तक आपका पूरा आएगा, ये तो 50 हो गया, 50 और 60 110, 110 में से निकाल देंगे। दूसरे वाले के लिए कर रहे हैं हम, दूसरे वाले के लिए भी क्या लगेगा BD³/12 प्लस का, देखो यहाँ पर BD³ ये आपकी ब्रेड्थ होगी, ये आपकी डेप्थ होगी, यहाँ पर ये ब्रेड्थ होगी, ये डेप्थ होगी। ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल के अबाउट। तो दोनों के बीच का गैप निकालेंगे, तो A2 रखेंगे वेब का एरिया, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 110 माइनस का 87 का स्क्वायर। ठीक है, फिर निकालेंगे तीसरा, तीसरा निकालने के लिए BD³/12 थर्ड वाले का, ये तो पहले का था, ये दूसरे का और ये तीसरे का। BD³/12 इसका रखेंगे छोटे पार्ट का, इस छोटे फ्लैंज का BD³/12, और इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस आएगी ये वाली, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे इस वाले से ही, एक्स एक्स से। तो ये कितनी आएगी, ऊपर से कितना हो जाएगा ये, अगर हम देखें यहाँ पे कितना डिस्टेंस बैठेगा,
तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन रहता है इसमें कि हम कैसे डिस्टेंस को कैलकुलेट करें। देखो ऊपर से अगर 15 हटा दें तो ये वाली चीज़ हमारी आ जाएगी, ठीक है, लेकिन हमको पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये बचा हुआ कितना पार्ट है। तो टोटल पहले कितना था, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 30 50 120, यानी कि 170 200 है लगभग, कितनी है 200, 50 और 30 80, ये तो पूरी हो गई हमारी 200, ठीक है। तो 200 में से माइनस करेंगे कितना, 87, 200 में से 87 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाता है, 13 113। तो ये वाला जो चीज़ हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 113 हमारी, और 113 में से हटा देंगे 15, तो 113 में से 15 हटाते ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 113 में से क्या हटा देंगे, 15, तो A3 और 113 माइनस 15 का स्क्वायर, 113 माइनस 15 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आई एक्स एक्स तीनों का ऐड करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा तीनों का आई एक्स एक्स हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, वो आएगी आपकी 5957 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 5957 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, इस तरीके से हमने आई निकाल दिया, आई एक्स एक्स। तो अब आई एक्स एक्स निकालने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, फिर आपका आता है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बेंडिंग इक्वेशन लगा के देखेंगे एक बार। तो m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई, ये होता है आपकी बेंडिंग इक्वेशन, m अपॉन आई सिग्मा अपॉन वाई। तो आप कहाँ निकालना चाहते हो, कहीं पे भी आप निकाल लो। मान लिया हम ये वाला जो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला आउटर फाइबर होगा ये अपर, तो इसमें तो होगा टेंसाइल, इस वाले रीजन में तो होगी आपकी टेंशन, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ऊपर होगी कंप्रेशन। तो सबसे पहले टेंशन के लिए कर लेते हैं सॉल्व। तो टेंशन के लिए अगर आप बात देखो इस पूरे सेक्शन के लिए, क्रॉस सेक्शन के लिए, तो आई की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, आई एक्स एक्स, ठीक है। अब टेंशन में जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगी वो कहाँ पर होगी, सबसे नीचे होगी। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी होगी, 87, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू क्या रखेंगे 87, i की वैल्यू भी हमें पता है 5957 इंटू 10 की पावर 4। क्या हमें m की वैल्यू पता है, हमें UDL पूछा हुआ है, फाइंड द यूडीएल, क्या पूछा हुआ है, फाइंड द यूडीएल। अब हमें मूवमेंट यहाँ पर पता नहीं है, हमें y पता है, लेकिन क्या हमें सिग्मा t का वैल्यू पता है, यस 30 दे रखा है, कितना दे रखा है 30, तो सिग्मा का वैल्यू भी कितना दे रखा है 30। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, हमारा मूवमेंट निकल सकता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना डेवलप हो रहा है। तो आई की वैल्यू हम रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू हम रख देंगे, और उसके बाद आई की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू रखने के बाद आपका यहाँ से निकलेगा क्या, मूवमेंट। तो m जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर के आसपास, कितना आ जाएगा 20 किलो न्यूटन मीटर। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, 20 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगी आफ्टर, जब हम इसमें कैलकुलेशन में डालेंगे। तो हम बेंडिंग इक्वेशन का इस्तेमाल करके नीचे का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम मूवमेंट निकाल रहे हैं कि नीचे कितना मूवमेंट डेवलप हुआ। तो हम पे जो वैल्यू थी वो रखने के बाद हमें मूवमेंट की वैल्यू मिल गई यहाँ पर। अब क्या होगा, इसके ऊपर भी वर्क करेगा मूवमेंट, फिर यही वाली इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर। अब की बार बस लगा देंगे इस वाली स्ट्रेस के लिए, 45 के लिए, जो कंप्रेशन ऊपर काम कर रहा है। तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, i की वैल्यू हमें पता है, सिग्मा की वैल्यू 45 रख देंगे, i की वैल्यू हम पे हाई, और जो नीचे y है y की वैल्यू हम रखेंगे ऊपर, सबसे ऊपर वाले टॉप फाइबर की कितनी हो जाएगी 113, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 113, y की वैल्यू 113 पे निकालेंगे हम, तो m यहाँ पर आ जाएगा 25। अब की बार कितना आ गया 25। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आया, दो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बन के आए, एक हमारा 20 आया, एक हमारा लगभग 25 आ गया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या करेगा, बीम ने दो तरह के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बनाए हैं, एक 20 बनाया, एक 25, एक कम बनाया, एक ज़्यादा बनाया। तो हम यहाँ पे चूज करते हैं कौन सा, कम वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन करते हैं। तो m हमारा कितना हो जाएगा 20, हम 20 के लिए रखेंगे कि मूवमेंट हमारा जनरेट हो रहा है 20 हो रहा है। तो हमें कितना यूडीएल लगाना चाहिए, तो जो मूवमेंट यहाँ पर डेवलप होता है वो होता है WL²/8। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन बीम से मूवमेंट बराबर होता है WL²/8। तो मूवमेंट की वैल्यू 20 है, W हमें निकालना है, लेंथ हमको दे रखी थी बीम की 8 8 या 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 8, तो 8 से एक 8 कट जाएगा, और ω/20/8 या 5/2 या हो जाएगा 2.5। तो 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर,
2.5 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल हमारा काम करेगा। 2.5 किलो न्यूटन पर मीटर जो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इस तरीके से निकालते हैं कि हमारा ओमेगा यूडीएल यहाँ पर क्या आएगा। तो ये एक तरीके का डेमो था जिसके आधार पर आप देख सकते हो कि किस तरह का बेंडिंग स्ट्रेस में न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सबसे टफ था, इससे टफ नहीं आने का आपका, ठीक है ना। तो कैसे कैसे हम इसमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा कंपोजिट बीम्स। यहाँ पर तो कंपोजिट बीम का एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर। कंपोजिट बीम्स क्या होती हैं? तो कंपोजिट बीम में क्या होता है, टू मटेरियल्स आपके यूज होते हैं बीम बनाने के लिए। दो मटेरियल हम यहाँ पर यूज करते हैं। मान लिया हमने इनसाइड तो लगा दिया वुड, और आउटसाइड फ्लैंज में हमने क्या यूज कर लिया यहाँ पर, स्टील। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट बीम बोलेंगे। अब इसकी खास बात क्या होती है कि जब इसमें डिफ्लेक्शन आएगा इस बीम में, कैसा आएगा, मान लिया ये हमारी कंपोजिट बीम है इस तरीके से, ठीक है, और जिसमें क्या है, बीच में क्या लगा हुआ, वुड, बीच में क्या लगा हुआ, वुड लगा हुआ है। तो जब ये अंडर द लोड आती है, जब इसके ऊपर, इस बीम के ऊपर क्या होगा, लोड अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये हो जाएगी डिफ्लेक्ट, और बीच में यहाँ पर है वुड। ओके, ये दो हमारी सपोर्ट है यहाँ पर। तो जब लोड आएगा तो ये कैसी हो जाएगी, बेंड हो जाएगी यहाँ से। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, बेंडिंग आ जाएगी। तो बेंडिंग जब आएगी तो दोनों ही मटेरियलों में क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है सेम। तो बेंडिंग इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बीम के लिए लगाएंगे तो m1 सिग्मा 1 y1 i1 e1 r1। दूसरी बीम के लगाएंगे m2 i2 सिग्मा 2 y2 इज इक्वल टू e2 अपॉन r2। तो यहाँ पर क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर विल रिमेन सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, विल रिमेन सेम। रेडियस ऑफ कर्वेचर जब सेम रहेगा तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे दोनों की। तो r1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर r1 हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालते हैं 1 अपॉन r1 की टर्म में। तो 1 अपॉन r1 कितना हो जाएगा आपका, m1 y1 अपॉन सिग्मा 1 i1, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसी 1 अपॉन r2 आ जाएगा आपका। 1 अपॉन r2 क्या हो जाएगा आपका, m2 अपॉन i2 e2, m2 अपॉन e2 i2, ये होगा आपका m1 अपॉन e1 i1, ठीक है। तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आते हैं। तो इन दोनों का जब बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो m1 अपॉन e1 i1 इज इक्वल टू m2 अपॉन e2 i2। तो ये इक्वेशन हमारी आती है किसके लिए, कंपोजिट बीम्स के लिए, कि m1 अपॉन e1 बराबर जो होता है वो m2 अपॉन e2 और i2 होता है। अब इसमें एक आता है टर्म मॉड्यूलर रेशो का, कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बराबर होता है e1 अपॉन e2। इसे हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशो, इसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर रेशो, ठीक है। तो ये आपका किसके बारे में था, कंपोजिट बीम्स के बारे में। अब आते हैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स की तरफ। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर हमको जो देखना है, इससे पहले है आपका टॉपिक शियर स्ट्रेसेस। तो शियर स्ट्रेसेस के ऊपर बात करते हैं, शियरिंग स्ट्रेसेस। शेयरिंग स्ट्रेसेस, देखो शेयरिंग स्ट्रेसेस क्या होता है, जब भी आपकी कोई बीम क्या होती है, जब उसके ऊपर लोड अप्लाई होता है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही थी, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा है। तो उसमें साथ के साथ क्या होता है, आपका शेयरिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टली प्लेन में आपका होता है। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है, यहाँ पे जो पेपर में आता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है उसका फॉर्मूला होता है SA y बार अपॉन आई बी, SA y बार अपॉन आई बी। जैसे मान लिया हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है,
तो ये इसका बी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई शेयर फोर्स वर्क कर रहा है एस, और ए क्या है कि आप जिस भी एरिया में शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो, ए वाई बार, जिस भी सेक्टोरल एरिया में ऊपर या नीचे, अप साइड या डाउन साइड, जहां भी शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस है वो आपका होता है वाई बार, वो होता है हमारा क्या, वाई बार। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कितनी हो रही है बीम के अंदर। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एस से वाई बार अपॉन आई बी। अगर आपको शेयर स्ट्रेस इस पे अच्छी तरीके से कमांड करनी है तो इसके न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करें तो इसमें किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन आता है, तो शेयर स्ट्रेस क्या होती है, वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द डेप्थ। जो ये आपकी डेप्थ है इसके अकॉर्डिंग क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो इस पॉइंट पे तो होती हैं जीरो, यहाँ पे भी जीरो होंगी, लेकिन जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वहां पे हो जाती है मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये कर्व फॉलो करती हैं, जो आपका क्या है, शेयर स्ट्रेसेस है। शेयर स्ट्रेसेस आपका इस तरीके से फॉलो करती हैं, ठीक है। तो शेयर स्ट्रेसेस के लिए फॉर्मूला है वो है एस ए वाई बार अपॉन आई बी। ओके, तो शेयर स्ट्रेस आपका इस तरह का पाथ फॉलो करेगी। तो हमको जो है ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस अगर निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ मीन स्ट्रेस। और जो मीन स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला होता है एस अपॉन एरिया, एस अपॉन एरिया। और एरिया कितना होता है, एरिया होता है बी इंटू डी, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो गया, 1.5 एस बाई ए। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। लेकिन पेपर में कभी कभी आता है जो आपको शेयर फोर्स दे रखा हो, एरिया दे रखा हो, या मीन स्ट्रेस की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी हो, तब आपका जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम निकालते हैं। अदरवाइज इट हैज़ ए लॉन्ग स्टेप प्रोसीजर टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस इन द बीम। तो उसका एक न्यूमेरिकल है, वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा किस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टाउ बराबर होता है एस से वाई बार अपॉन आई बी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें सर्कुलर सेक्शन के लिए, अगर आपका सर्कुलर सेक्शन है तो आपका जो सर्कुलर सेक्शन होता है उसमें भी हम शेयर स्ट्रेसेस जो होती हैं वो इसी तरीके से वेरी करती हैं। उसमें भी शेयर स्ट्रेस कैसे वेरी करती है, सिमिलरली वेरी करती हैं कि आपका जो इस पॉइंट पे तो जीरो हो जाती हैं, लेकिन एक पॉइंट जो न्यूट्रल एक्सिस वाला पॉइंट होता है उस पर क्या होती है, मैक्सिमम। तो वहां पे भी ये इस तरह से ही हमारा फॉलो करती हैं शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर आपका कम होगा, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी। और जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है वो होती है यहाँ पर आपका 4/3 ऑफ टी मीन, यानी कि जो भी मीन स्ट्रेस होगी इस डी डायमीटर के क्रॉस सेक्शन की, है ना, उसके 4/3 यानी 1.66 टाइम्स ज़्यादा होती है क्या, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आई सेक्शन में शेयर स्ट्रेस कैसे देखते हैं। आई सेक्शन में मान लिया ये हमारा कोई आई सेक्शन है, ये हमारा पर्टिकुलर कोई आई सेक्शन है जिसकी डायमेंशंस जो हैं इसको हम सिमेट्रिकल ले लेते हैं यहाँ पर। एक हमने यहाँ पर सिमेट्रिकल आई सेक्शन ले लिया, ओके, जिसकी यहाँ पर कुछ ब्रेड्थ होगी और कुछ डेप्थ होगी, ओके। तो ये तो हमारा हो गया कैपिटल बी, इसको हम कहते हैं कैपिटल डी, ये कैपिटल डेप्थ होगी डी। और जो वेब है इसका हमारी हो गई स्मॉल डी, और इसकी हो गई स्मॉल बी, ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके का डायमेंशन का कोई अगर हमें सिमेट्रिकल आई सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पर, तो उस केस में जो हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है उसका फॉर्मूला आता है काफ़ी बड़ा यहाँ पर, जो आती है आपकी न्यूट्रल एक्सिस पे, जो कहाँ पर होगी हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे, किस तरीके से होती है वो देख लो आप। तो ये तो बी हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। पहले तो यहाँ पर थोड़ा शेयर स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट करती है, फिर जैसे ही ये जॉइंट आता है, यहाँ पर जो जॉइंट आता है ये, इस जॉइंट पे एकदम क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। फिर उसके बाद जो न्यूट्रल एक्सिस होती है उस न्यूट्रल एक्सिस पे जाकर ये क्या करती है, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है अपनी, इस तरीके से। और फिर यही मिरर इमेज आपकी यहाँ बन जाती है, यही मिरर इमेज आपकी यहाँ बन जाती है। तो इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूशन आता है किसका, शेयर स्ट्रेस का, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या होती है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है, और इस वाले किसी पॉइंट पर ये कितनी होगी, टाउ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान रखते हैं
कि अगर हमारे को इस पॉइंट पर शेयर स्ट्रेस पता है तो हम सिर्फ बी बाई बी की मल्टीप्लाई करके इस पॉइंट पर शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। कितना टाइम्स हमारी बढ़ती है, बी बाई बी टाइम्स, बी बाई बी टाइम्स जो है ये आपकी यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ जाती है, शेयर स्ट्रेस। लेकिन हम पहले वहाँ पर निकाल लें कि वहाँ पर कितनी शेयर स्ट्रेस रहती है। तो वो स्ट्रेस जो रहती है आपकी एस अपॉन एट आई, वो जो आपकी स्ट्रेस रहती है वो होती है आपकी एस अपॉन एट आई बी डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, एस अपॉन एट आई बी आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये बी नहीं है यहाँ पे, बी हटा देंगे इसका। यस, तो टाउ जो होती है वो एस अपॉन एट आई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होती है। ओके, कहाँ पर, इस वाले पॉइंट पे बेटा। अगर इसको वन पॉइंट कह दूं मैं तो इस वन पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी वो कितनी होगी, शेयर स्ट्रेस इतनी होगी, एस अपॉन एट आई डी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। और डी क्या है वो यहाँ पता है, डी पता है, एस शेयर स्ट्रेस दे रखा होगा, आई आपको निकालना भी मैंने सिखाया था। तो टी वन आ गया। फिर टी अगर यहाँ पर निकालना है शेयर स्ट्रेस एट टू पॉइंट, तो जो भी आपकी टू पॉइंट पे होगी वो कितनी होगी, बी अपॉन बी इंटू शेयर स्ट्रेस एट वन पॉइंट। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट पे भी आप शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हो। फिर कुछ कहेंगे कि हमको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी चाहिए, तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने के लिए फॉर्मूला है जो कि काफ़ी थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है। वो किस इस तरीके से आएगा, एस अपॉन एट आई बी ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, एस अपॉन एट आई बी डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस का बी डी स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल बी। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। तो चाहे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो, चाहे आपका सर्कुलर हो, चाहे आपका आई सेक्शन हो, तो हम शेयर स्ट्रेस का जो एनालिसिस है वो हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं आपका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकता है इस पे। इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन होता है इसमें कि एक टिम्बर बीम है 150 बाई 200 की, क्रॉस सेक्शन कितना है 150 बाई 250 का, इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड हैज ए स्पैन ऑफ, लेंथ जो दे रखी है आपको यहाँ पर वो है 3.5 मीटर, किसकी, बीम की। क्रॉस सेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं होता। द मैक्सिमम सेफ अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग इज 7500 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। जो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस दे रखी है, मैक्सिमम सेफ अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग में जो दे रखी है वो आपकी है 7500, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 7.5 मेगा पास्कल, इसे लिख सकते हैं हम 7.5 मेगा पास्कल। फाइंड द मैक्सिमम सेफ यूडीएल, आपको यहाँ पर यूडीएल की इंटेंसिटी बतानी है, विच इज द बीम कैन कैरी, व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बीम फॉर द यूडीएल कैलकुलेटेड, और उसके बाद मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताना है जब एक बार यूडीएल आ जाएगा। तो दोनों ही चैप्टर्स का समायोग का क्वेश्चन है यहाँ पर, किस तरीके से होगा देखो। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमको कितने का चैनल दे रखा है, हमको बीम का क्रॉस सेक्शन है 150 बाई 250 का, 150 बाई 250, तो ये हमारा 150 मान लेते हैं हम, और ये हमने ले लिया कितना 250। ओके, फिर इसकी न्यूट्रल एक्सिस देख लेंगे, वो तो बिल्कुल इसके सेंटर में आ जाएगी। ये इसकी क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस, यानी ये 125, तो ये भी कितना हो जाएगा 125। फिर हम अपर एज में शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, नीचे भी निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाले में हम शेयर स्ट्रेस निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा टाउ इज इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी। क्या हमारे पास, सबसे पहले हम आई पे फोकस करते हैं, आई है तो आई की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं इजीली। आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12, आई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डी क्यूब बाई 12। बी की वैल्यू कितनी है आपकी 0, इसको हम मीटर्स में कर लेंगे या एमएम में भी करके कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1953 के अप्रोक्स, 1953 के अप्रोक्स आपकी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। इंटू 10 की पावर -4 मीटर की पावर 4, इतना आपका आई आ जाएगा। इसको आप एमएम में भी रख सकते हो। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू हमारी नीचे वाली रहती है जो आपकी कितनी है 150 mm है।
है ना। इसको mm में कर लेना आप, इसको mm में कर देता हूँ कन्वर्ट में। ये mm में जाएगा तो 1.953 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। 1 मीटर में होते हैं 1000 mm, तो 10⁻³ यानी 10⁻12। ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे उठ जाएगा 8 ओनली, तो ये हो जाएगा कितना 1.953 इंटू 10⁸ mm⁴। ये हमारा आई आ जाएगा। तो आई भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया, आई आ गया, बी भी आ गया। शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं है, शेयर फोर्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है। एरिया, एरिया है हमारे पास, एरिया की वैल्यू है, ऊपर वाला एरिया ले लेंगे 125 इंटू 150, और हमारे पास वाई बार है, वाई बार भी हमारा होगा क्या, जो भी इसका सेंटर पॉइंट होगा उससे यहाँ तक की डिस्टेंस वाई बार होती है 125 का हाफ, इतना mm। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई बार हो जाएगा। तो सारी हमारी वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास यहाँ पर शेयर फोर्स ही नहीं है, तो हम यहाँ पर शेयर स्ट्रेस निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो हमारे को पहले शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा, तो हम लगाएंगे पहले बेंडिंग इक्वेशन का फॉर्मूला, जो होता है हमारा m/i इज इक्वल टू σ/y। अब देखो हमको बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ था, यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस दिया हुआ था, आई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, और मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास है, मूवमेंट की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे पास वाई की वैल्यू है ना। तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ से मूवमेंट निकालेंगे, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा, सिग्मा कितना दे रखा है वो 7.5, आई की वैल्यू हमारे पास आ गई है, y की वैल्यू क्या हो गई 125, तो यहाँ से m निकल जाएगा आपका, तो यहाँ से m की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ रही है आपकी 12 अप्रोक्स। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। न्यूटन पर मीटर में कैलकुलेट करना तो आएगी 12, ये हो जाएगा किलो न्यूटन मीटर। तो इतना वैल्यू आ जाएगा कितना आपका मूवमेंट का, ठीक है। एक बार मूवमेंट का वैल्यू आ गया तो यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड थी एट स्पैन, तो सिंपली सपोर्टेड के लिए जो यूडीएल का फॉर्मूला होता है WL²/8 होता है, वो जो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है ω/L²/8। हमें L की वैल्यू दी हुई है, L की वैल्यू दी हुई है, M की हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका UDL, यहाँ से आपका निकल जाएगा UDL। फॉर योर कन्वीनियंट UDL की वैल्यू दे देता हूँ मैं, कितनी आएगी, लगभग 8 के आसपास आपकी वैल्यू आ जाएगी, 8 के अप्रोक्स आपकी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम जो स्ट्रेस शेयर फोर्स होता है वो होता है आपका ω/L/2, कितना होता है ω/L/2 होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए। तो यहाँ से ओमेगा भी है, एल भी है, तो एस की वैल्यू भी आपकी निकल जाएगी। एस की वैल्यू जो आपकी आएगी वो नियर अबाउट आनी चाहिए 13 किलो न्यूटन के। तो जब एक बार हमारी एस की वैल्यू आ गई, तो एस की वैल्यू हमारी आ गई, तो एस की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो लास्ट हमारा जो रह जाता है वो क्या है, एस की वैल्यू। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज निकल चुकी थी, एस की वैल्यू रह गई थी, तो एस की वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, शेयर स्ट्रेस आपका निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकल जाएगा आपका, शेयर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या, शेयर स्ट्रेसेस के अंदर क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ बेंडिंग और शेयर स्ट्रेसेस दोनों को क्या करा, मिक्स करा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, दोनों ही इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा। एक तो आपका मूवमेंट वाली इक्वेशन का, और दूसरा हमें इस्तेमाल करना पड़ा जो हमारी शेयर स्ट्रेसेस की इक्वेशन है कि टाउ इज इक्वल टू ऐसे वाई बार अपॉन आई बी का और मोमेंट का। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको उसके लिए थ्योरी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पे न्यूमेरिकल कर पाओगे इसके, ठीक है। और पिछले जो फॉर्मूले थे मैकेनिक्स के वो भी यहाँ पर पता होने चाहिए। तो भाई कोई भी फॉर्मूला कहीं पर भी एक्ट कर सकता है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब चीज आती है हमारी नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेसेस की बात हो गई। अब आते हैं हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के ऊपर। अब हम डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स का आइडिया लेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, देखो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स के अंदर आपका जो यहाँ पर सिलेबस में दो चीजें हैं, एक तो मैकॉले मेथड, मैकॉलेज मेथड है, और एक आपका है एरिया मूवमेंट मेथड। ठीक है, मैकॉले मेथड है और आपका है आपका यहाँ पर एरिया मूवमेंट मेथड। तो अगर हम बात करें किसकी, मैकॉले मेथड की,
तो जो हमारी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स है, तो उसमें क्या होता है, जब भी आपकी बीम के ऊपर लोड लगता है तो वो डिफ्लेक्ट होगी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। आपकी कोई बीम है पर्टिकुलर, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, आपने लोड लगाया हुआ है, हमने लगा दिया यहाँ पर कोई लोड लगा दिया, यहाँ पर यूडीएल भी लगा दिया। तो अलग अलग तरीके की लोडिंग के लिए, और यहाँ पर क्या है, सपोर्टेड है, सिंपली सिंपली सपोर्टेड बीम थी ये। तो सिंपली सपोर्टेड बीम थी कोई एल लेंथ की, जिसके ऊपर क्या हुआ है, कुछ पॉइंट लोड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बीम आपका क्या करेगी, इस तरीके से क्या बना देगी, इलास्टिक कर्व बना देगी आफ्टर डिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा इसको हम बोलते हैं वाई, और एक यहाँ पे आता है क्या, स्लोप। क्या आ सकता है यहाँ पर, स्लोप आता है, जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो यहाँ पर वाई तो होता है क्या, डिफ्लेक्शन, और जो थीटा होता है आपका वो क्या होता है यहाँ पर, स्लोप। तो एक आपका डिफ्लेक्शन हो गया और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर, आपका स्लोप हो गया। तो इन दोनों का ही कैलकुलेशन किया जाता है बाय टू मेथड्स, मैकले मेथड और एक आपका एरिया मूवमेंट मेथड है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो आपका, यहाँ पर जो हमें यूज करनी होती है वो करनी होती है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके इसमें हम क्या यूज करते हैं, किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर आती है वो होती है कि जो मूवमेंट आपका रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। इस इक्वेशन, ये है यहाँ की बेसिक इक्वेशन इस पूरे चैप्टर का। इस इक्वेशन से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एम इज इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप, डिफ्लेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपके मैकुले मेथड है उसमें इसका इस्तेमाल होता है, एम इज इक्वल्स टू ई आई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरीके से हम दो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं इस पूरे चैप्टर में, कि व्हाट आर द डिफ्लेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स और व्हाट आर द स्लोप्स क्रिएटेड एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपको निकालना है क्या, कि एक तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है और स्लोप क्या आ रहा है अलग बीम्स के लिए। तो कैसे करते हैं हम, तो एक तो हो गया एम इजिकल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर दोबारा इंटीग्रल करेंगे तो आता है हमारा वाई। तो इसमें क्या होता है, जब सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन करोगे आप इसका, सिंगल टाइम जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमको देता है क्या, वो तो हमको देता है स्लोप निकाल के। ठीक है, और जब हम डबल टाइम कर देते हैं, अगेन करते हैं, फिर अगेन करेंगे तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो आता है फिर निकल के वाई, डिफ्लेक्शन। ठीक है, पर यहाँ पर हमको कुछ बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना पड़ता है, तो वो मैं बताऊंगा आगे मैकोले मेथड में। तो मैकोले मेथड आपका क्या कहता है, देखो मैकोले मेथड में क्या करते हैं हम, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई बीम है यहाँ पर जो कि सिंपली सपोर्टेड है, इसके ऊपर कुछ लोड वर्क कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है W1 और एक यहाँ पर कर रहा है W2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर दो रिएक्शन आएंगे R1 और यहाँ पर एक रिएक्शन आएगी R2। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले एक सेक्शन लिया जाता है सबसे एक्सट्रीम राइट पर, एक सेक्शन लेते हैं एक्सट्रीम राइट पर जिसकी डिस्टेंस होती है x। और मान लिया ये जो W1 लोड है वो यहाँ से लगा हुआ है a डिस्टेंस पर, और ये वाला जो लोड है वो लगा हुआ है कितना, b डिस्टेंस पर। एक a पर है, एक b पर है, और जो सेक्शन लिया है वो कहाँ पर है, x पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टोटल मूवमेंट निकालते हैं अबाउट द सेक्शन। किसके अबाउट, इस सेक्शन एक्स एक्स के अबाउट हम मूवमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो और मूवमेंट जो निकलेगा फिर उसकी वैल्यू को ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन के डी एक्स स्क्वायर के बराबर रखते हैं। तो मूवमेंट ले लेते हैं, तो मूवमेंट कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल रहता है, क्लॉक वाइज को प्लस और एंटी क्लॉक वाइज को माइनस। इस R1 का मूवमेंट लेंगे किसके अबाउट, इसका मूवमेंट जब आप लोगे किसके अबाउट, एक्स के सेक्शन के अबाउट, तो वो आएगा R1 इंटू एक्स प्लस का। ठीक है, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे यहाँ पर, दूसरे लोड का लेंगे जो कि एंटी क्लॉक होगा, माइनस का साइन लगाएंगे, W1 इंटू एक्स माइनस ए हो जाएगा, वो डिस्टेंस जो आएगी एक्स माइनस ए आएगी। फिर दोबारा माइनस लगाएंगे, W2 का निकालेंगे तो x में से b घटाएंगे तभी जाके ये वाली डिस्टेंस आएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा W2 x माइनस बी। ठीक है, तो हमने क्या करा,
जो भी सेक्शन लिया सबसे राइट हैंड साइड में, उसके तरफ जितने भी लोड थे, 1 2 3, तीनों का मोमेंट हम ले लेते हैं इस तरीके से। फिर क्या काम करते हैं, इसको रख देते हैं ई आई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। तो ये तो हो जाएगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का आर वन एक्स माइनस का डब्लू वन एक्स माइनस ए और माइनस का डब्लू टू एक्स माइनस बी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं 2 बार। जब हम पहली बार करेंगे इंटीग्रेट, जब पहली बार इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो यहां पर जो बचेगा वो बचेगा क्या आपका, ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्व टू आर वन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्लू वन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस डब्लू टू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। अब आपको पता है जब हम इंटीग्रल करते हैं तो वहां पर एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो यहाँ पर C1 कांस्टेंट हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया स्लोप, आपका क्या आ गया, स्लोप। इसको क्या बोलते हैं हम, स्लोप। ठीक है, अब आगे करेंगे जब आगे करेंगे, दोबारा करेंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रल, तो बचेगा y, और यहां पर y बचा, तो जब दोबारा करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x की क्यूब डिवाइड बाई 6, x की क्यूब डिवाइड बाई 6, और C1 का C1x और एक कांस्टेंट हो जाएगा C2। तो यहां पर आ जाएगा R1 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6, C1 का C1x और प्लस का C2। उसके बाद सेकंड टर्म लिखेंगे, इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि इधर ही आ जाए। तो माइनस का प्लस का C1x प्लस का C2 प्लस का C1x प्लस का C2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 एक्स क्यूब बाई 6 प्लस का C1 का होता है C1x प्लस का C2। उसके बाद लिखा हुआ है फिर स्क्वायर है वहां पर, फिर ये क्यूब बाई 6 हो जाएगा, माइनस का W1 एक्स माइनस ए का होल क्यूब डिवाइड बाई 6 माइनस का W2 एक्स माइनस बी का होल क्यूब डिवाइड बाई 6। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, फिर हम यहाँ क्या काम करेंगे, हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। बाउंड्री कंडीशन हमें क्यों लगानी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास 2 कांस्टेंट फंस गए हैं यहाँ पर, C1 एंड C2। उनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं हम। जब C1 C2 हमारे आ जाते हैं तो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, और वो क्या होती है कि जब x 0 है तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या है, वहाँ पर 0 है, और जब x की वैल्यू L है तब भी हमारा तब हमारा y कितना है, L है। तो जो बाउंड्री कंडीशन आप लगाओगे ना, बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद आपके C1 और C2 का वैल्यू आ जाता है। बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद किसका वैल्यू आ जाता है, C1 C2 का। यहाँ पर तो जब हम यहाँ पर x इजिकल्स टू 0 y इजिकल्स टू 0 रखते हैं, यहाँ पर x 0 करेंगे ये हट जाएगा, y 0 करेंगे x 0, ये माइनस का आंसर आएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा C2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो C2 का वैल्यू क्या आता है, यहाँ पर 0 आ जाता है। C2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जब x की L रखेंगे तो C1 का वैल्यू नोन हो जाता है। फिर हम निकाल लेते हैं किसका वैल्यू, C1 का वैल्यू। एक बार C1 C2 की वैल्यू आ जाती है, उसके बाद कुछ भी अननोन नहीं रहता इसके अंदर। फिर आप जिस भी पॉइंट पर चाहो स्लोप निकाल सकते हो, जिस भी पॉइंट पर चाहो डिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। ये आपका क्या, मैकोले मेथड। तो मैकले मेथड में हमें ध्यान रखना पड़ता है बस कि जब आप वैल्यू रख रहे होते हो किसी पॉइंट x पर, अगर बेटा नेगेटिव आ जाए, अगर वैल्यू क्या आ जाए अंदर नेगेटिव आ जाए, तो उसको अवॉइड कर देते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड कर देते हैं, उस एरिया को, इस चीज को क्या कर देते हैं हम, अवॉइड कर देते हैं वहां पर। ठीक है ना। तो ये था हमारा मैकेले मेथड का इंट्रो और मेथड ऑफ प्रोसीडिंग, किस तरीके से हम यहाँ पर क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं।
बस ये ध्यान रखना है कि जब लोड दिया होता है तो पहले रिएक्शन निकाल लेना, और रिएक्शन निकलती है बहुत ही आराम से, सिग्मा वाई बराबर 0 और सिग्मा मूवमेंट बराबर 0। तो उससे हमारी क्या निकल जाती है, रिएक्शंस निकल जाती हैं। C1 C2 का वैल्यू, C2 का वैल्यू 0 आता है ज़्यादातर, और C1 का वैल्यू नेगेटिव आता है। उसके बाद आप किसी भी पॉइंट पे चाहो तो आप निकाल सकते हो आपका डिफ्लेक्शन और आपका स्लोप आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको चाहिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए आप क्या करोगे, अगर बाई चांस फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात आती है, फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपका जो होगा स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप आपका क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, 0। जब डी वाई अपॉन डी एक्स को 0 रखोगे आप पहली इक्वेशन में, इससे डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ 0 रखोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका x का वैल्यू निकल के आएगा कि किस पॉइंट x पर आपका जो डिफ्लेक्शन है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आप x की वैल्यू अचीव करोगे, इस x की वैल्यू को कहाँ रख दोगे, y की इक्वेशन में रख दोगे, तब आपको पता चलेगा कि y का मैक्सिमम कितना आ रहा है आपका डिफ्लेक्शन। तो ये आपका स्टेप्स रहता है टू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द बीम अंडर द डिफरेंट लोड्स। ओके, जनरली एग्जाम में क्या होता है, आपको EI की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। अब आता है नेक्स्ट चीज आपका एरिया मूवमेंट मेथड। नेक्स्ट आता है आपका एरिया मूवमेंट मेथड। एरिया मूवमेंट मेथड नाम से ही क्लियर हो जाता है, नाम से ही क्या क्लियर है, ये भी दोनों चीजें निकालता है आपका, ये भी स्लोप निकालेगा और डिफ्लेक्शन भी निकाल के देगा आपको। इसका पर तरीका अलग है, स्लोप निकालना है अगर आपको, थीटा निकालना है और डिफ्लेक्शन निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A अपॉन EI, और जो आपका डिफ्लेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर A वाई बार अपॉन EI। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले में यहाँ पर चेंजेस है कि अगर आपको निकालना है क्या, थीटा तो A अपॉन EI और y इज इक्वल टू क्या होता है, A वाई बार अपॉन EI। अब आप पूछोगे कि ये A क्या है, E क्या है, I क्या है। तो A जो होता है यहाँ पर नाम से के लिए एरिया किसका लेना है आपको, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो कोई भी बीम का हम क्या बनाते हैं, SFD BMD बनाते हैं, उसका कुछ ना कुछ एरिया आता है। तो हम यहाँ पर कौन कौन सी बीम्स के निकाल सकते हैं, आपका मान लिया कैंटिलीवर का भी निकाल सकते हो आप किसी भी लोड के लिए। ठीक है, कैंटिलीवर में कौन कौन से होगा, एक तो फ्री एंड पे लोड हो आपके, ठीक है, किसी पॉइंट A पर आपका लोड हो, या आपका वहां पर UDL हो। तो इन तीनों केसेस के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप भी निकाल सकते हैं, डिफ्लेक्शन भी निकाल सकते हैं। दूसरा जो केस आता है कैंटिलीवर के बाद, पहला तो कैंटिलीवर हो गया, दूसरा हो गया आपका सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड में भी आपका हम फ्री एंड तो इसमें होता नहीं, हम इसके लिए पॉइंट लोड के लिए पॉइंट लोड या फिर UDL, पॉइंट लोड हो या फिर आपका UDL हो, दोनों के लिए क्या निकाल सकते हैं, आपका यहाँ पर हम निकाल सकते हैं क्या, स्लोप भी और डिफ्लेक्शन भी। अब एरिया कैसे, फॉर एग्जांपल कैसे होता है, देखो जैसे मान लिया हमारे पास कोई बीम है कैंटिलीवर, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है क्या, पॉइंट लोड। अब इस पॉइंट लोड के लिए क्या होगा, एक हम यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं। इसका क्या बनेगा, एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगा, लेट सपोज इसकी लेंथ कितनी है, L है। तो ये तो हमारा कितना हो गया, L हो गया, ये वाला पार्ट, ये L हो गया। और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है WL/4, WL/2 सॉरी, WL/2 WL होता है, ये क्या होगा हमारा WL, ये रखेंगे हम WL। जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम मूवमेंट इस W लोड के लिए कितना आएगा, WL ही आएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना है BMD, हमें इसका एरिया लेना पड़ता है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज L, हाइट इज WL। तो ये कितना हो जाएगा, WL²/2। ये कितना हो जाएगा, WL²/2। तो एक बार एरिया आ गया तो स्लोप हमारा बहुत आराम से आ गया। तो थीटा कितना आ जाएगा,
स्लोप जो होगा ई आई, एरिया कितना डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 EI। तो बेटा ये तो हो गया आपका स्लोप, थीटा बराबर ए अपॉन ई आई से। उसके बाद अगर बात करें डिफ्लेक्शन की, डिफ्लेक्शन जो आपका होता है वाई, वाई का फॉर्मूला होता है ए वाई बार अपॉन ई आई। अब ये वाई बार क्या होता है, वाई बार होता है आपका इस यहाँ से आपका कितनी दूरी पर इसका सेंट्रोइड आएगा, तो वो आता है कितना 2L/3 पे, वो कितना आएगा 2L/3 पे। तो वाई बार यहाँ पे होता है 2L/3। एरिया हम निकाल ही चुके हैं और ई आई की वैल्यू रख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हर केसेस के लिए जाके क्या करना पड़ता है, एरिया वहां पर देखना पड़ता है कि बीएमडी का एरिया आपका आ क्या रहा है। लेकिन जो अप्रोच है वो आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई है कि स्लोप कैसे निकालते हैं और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। तो स्लोप तो सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करता है, अगर आपको एरिया पता है किसका, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का। और जो आपका डिफ्लेक्शन है वो आपको वाई बार की वैल्यू याद रखनी पड़ती है कि वाई बार की वैल्यू क्या है 2L/3 है। और वो हमेशा कहाँ से होगी, आपकी फ्री एंड से। 2L/3 कहाँ से लेंगे हम, फ्री एंड से लेंगे हमेशा। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आपको मैंने कराई हुई हैं, वो आप जाके देख भी सकते हो वीडियोस में, ठीक है, फॉर पर्टिकुलर केस। लेकिन जो अप्रोच रहेगी वो हमने यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कर लिया किस तरह अप्रोच से हम यहाँ पर बढ़ते हैं एरिया मूवमेंट मेथड के अंदर। ओके, तो ये हमारा किसके बारे में था, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो इसमें लास्ट टॉपिक है वो है आपका टॉर्जन। वो है बेटा आपका टॉर्जन। तो टॉर्जन इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। तो टॉर्जन में आपका क्या होता है, यहाँ पर टॉर्जन में लेट्स सपोज वी हैव ए शाफ्ट ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, हम क्या करेंगे, टॉर्क अप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ट्विस्ट आता है, क्या आता है, ट्विस्टिंग आती है इसमें। यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, ट्विस्टिंग। उसका रीजन क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर आपका टॉर्क अप्लाई हुआ और जो रेजिस्टिव टॉर्क बना, तो यहाँ पर क्या होता है, कपल जनरेट होता है उसकी वजह से। तो जहाँ जो रेजिस्टिव टॉर्क बनेगा उसकी वजह से कपल जनरेट होता है यहाँ पर, है ना, ट्विस्टिंग टॉर्क, ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर एंगल ऑफ ट्विस्ट आता है। क्या आता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, यानी कि शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक शियर स्ट्रेन डेवलप होता है पाई, और वो शियर स्ट्रेन क्या करती है, शियर स्ट्रेस को यहाँ पर प्रोड्यूस करती है, मटेरियल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसी शियर स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए टॉर्जन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हमें यूज करनी पड़ती है टॉर्जनल इक्वेशन। यहाँ पर हमारे क्या काम आती है, टॉर्जनल इक्वेशन, ठीक है। वो हमारी होती है कुछ इस तरीके से, T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ द शाफ्ट। व्हाट इज टी, टी टॉर्क अप्लाइड। और जे क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जे क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर सर्कुलर शाफ्ट की बात करें तो जो जे की वैल्यू होती है, अगर इसका डायमीटर डी है तो वो होता है, जे का जो वैल्यू होता है आपका वो कितना होता है, पाई, पाई/4, पाई/32 डी की पावर 4। ये आपका क्या होता है, यहाँ पर जे का वैल्यू होता है, क्या, पाई/32 डी की पावर 4। ओके, तो T/J इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल और इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, ठीक है, टाउ अपॉन आर कर लीजिए इसको, टाउ अपॉन आर, ठीक है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, आपका कोई भी चीज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टॉर्क हमको दिया होगा, जैसे मान लिया न्यूटन एमएम में दिया हुआ है, न्यूटन एमएम में टॉर्क चलना चाहिए। जे का वैल्यू ये हो गया, जी का वो वैल्यू हमको देगा, जी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसकी वैल्यू भी आपको दी होगी, मेगा पास्कल में होनी चाहिए। जी का पास्कल में देता है ज़्यादातर,
तो आप इसको एडजस्ट करेंगे, जी का मतलब होता है 10⁹ मेगा का मतलब होता है 10⁶, तो आप एडजस्ट करेंगे जीगा पास्कल को मेगा पास्कल में, उसमें से 3 पावर को हटाकर। फिर थीटा आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है जो कि रेडियन में रखना होता है। एल लेंथ ऑफ द शाफ्ट होती है, टाउ शेयर स्ट्रेसेस होती हैं जो मेगा पास्कल में रखनी होती हैं आपको, और आर होता है यहाँ पर d/2, यानी कि जो भी रेडियस है आपकी जिस भी पॉइंट के ऊपर आप निकालना चाहते हो, लेकिन जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस होती हैं वो आउट पे होती हैं, तो इसलिए d/2 ले लेते हैं, डायमीटर का हाफ ज़्यादातर केसेस में। ठीक है, तो इसी इक्वेशन की हेल्प से सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे होते हैं। T/J=G⁻L/Tau/R। अगर आपको बाई चांस पावर दिया हो शाफ्ट का, तो पावर के लिए आप लगाएंगे ये फॉर्मूला 2π/NT/60 वॉट में। पावर = 2π/NT/60, और n कितना है यहाँ पर, n है आपका RPM, कितने रेवोल्यूशन से ये घूम रही है। तो पावर अगर आपको दी हुई है तो आप वहां से टॉर्क निकालोगे, तो ये वाला टॉर्क जब निकलता है, इस टॉर्क की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। जे आपकी वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन तो जी और थीटा आपको दिया होगा, या शेयर स्ट्रेस दी हुई होगी, तो उसके बेसिस पे 2 बेसिस बनते हैं यहाँ पर, या तो आपको शेयर स्ट्रेस का बेसिस बना देगा वो, या फिर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट का बेसिस बना देगा। तो इनमें से कोई भी बेसिस को लेके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप डी का वैल्यू कैलकुलेट करते हो। ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है किससे, कि डायमीटर ऑफ शाफ्ट के बारे में बताइए। तो भाई जे के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी पेचीदा हो जाती है, तो डायमीटर आपको निकालना पड़ता है, तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है, कैलकुलेटर हमको किस तरह से यूज़ करना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी दोनों इक्वेशन काम आती हैं। उसके बाद यहाँ पे जो टॉपिक आता है, फिर आता है आपका कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। क्योंकि जो आपकी शाफ्ट होती है उसमें उसका सेल्फ वेट तो होगा ही होगा, अगर उसके ऊपर कोई लोड भी है, मान लिया कोई पुली हुई लगी हुई है, तो वो क्या करेगी, वहां पर बेंडिंग भी होगी। अगर कोई शाफ्ट है आपकी और वो आपकी रोटेट कर रही है किसी NRPM से, और उसके ऊपर लोड भी रखा हुआ है, तो ये कैसी हो जाएगी, कर्व भी हो जाएगी। कर्व होने के साथ साथ जब रोटेट करेगी, जैसे आपका क्या होता है, जो ट्रेन का एक्सेल होता है, कोच का एक्सेल होता है, उसमें ये होता है कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन। तो वहां पर आपका मूवमेंट भी काम करता है, उसके ऊपर रेजिस्टिव मूवमेंट भी डेवलप होगा, और वहां पर क्या होगा, टॉर्क भी अप्लाई होगा। क्या भी होगा अप्लाई, टॉर्क भी। तो उस केस में अगर आपको M और T दोनों का वैल्यू दिया हो, तो आप इक्विवेलेंट टॉर्क निकालोगे और इक्विवेलेंट मूवमेंट निकालोगे। इक्विवेलेंट टॉर्क निकालने के लिए जस्ट कुछ नहीं, m² + t² कर देंगे। एक बार आपका T निकल गया तो M निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो M + TE/2 कर देना आप बस, तो आपका ME वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो शेयर स्ट्रेस निकलती है वो निकलती है आपकी 16 TE/πd³ से, और जो आपका यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस निकालने को कहता है तो वो निकलती है 32 m/πd³ से, ME। तो दोनों स्ट्रेसेस की वैल्यू आपको वहाँ पे दी होगी, शेयर स्ट्रेस की भी और बेंडिंग स्ट्रेस की भी। तो यहाँ पर जो खेल है वो TE और ME का है, बाकी जो प्रोसीजर रहता है वो पुरानी कैलकुलेशन के हिसाब से ही रहता है। TE/πd³ सिग्मा भी 32 ME/πd³, तो आपका शेयर स्ट्रेस भी निकल जाएगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डायमीटर बता सकते हो कि कितने डायमीटर की शाफ्ट होनी चाहिए किसमें, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन में। तो सिर्फ ये 4 फॉर्मूले यहाँ पर यूज होते हैं, और इन्हीं चारों पे आप देखोगे कि न्यूमेरिकल आपका सेटअप आपको पेपर में मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से क्या रहता है, कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्जन इफेक्ट रहता है। इसमें एक टॉपिक और आता है आपका, छोटा सा टॉपिक है बहुत, कि अगर आपकी थिन वॉल्ड की कोई आपकी ट्यूब है, उसके ऊपर अगर टॉर्जन लगता है तो उसमें हम क्या करते हैं। तो उसमें हमारी 2 चीजें निकालते हैं। एक तो आप निकालते हो कि शेयर स्ट्रेस कितना है, दूसरा आप निकालते हो कि एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आ रहा है उसमें, यानी कि थीटा। एक थीटा निकालते हो, एक टाउ निकालते हो। ये 2 चीजें आपको निकालते हैं। निकालते कैसे हैं, मान लिया हमारे पास कोई ये ट्यूब है जिसका, हमारी हॉलो ट्यूब है, और इसका डायमीटर हमने क्या ले लिया, D, और इसकी थिकनेस कितनी है, T। ठीक ठीक है, तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ हो जाएगी, इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, T। तो इस पे ऊपर जब टॉर्क लगेगा तो हम टॉर्जनल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, T/J = τ/R। किसका इस्तेमाल करेंगे, T/J = τ/R का। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ बनेगा, वो कुछ इस तरीके से आता है। यस, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। तो T की वैल्यू जो हम निकालेंगे कि कितना टॉर्क आपका जनरेट होगा कितनी शेयर स्ट्रेस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू
डिवाइड बाई आर इंटू जे। ठीक है, जे की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, जे की वैल्यू क्या होगी आपकी, जे की वैल्यू होगी पाई डी टी, तो एरिया हो जाएगा इसका पाई बाई डी टू टी इंटू एरिया, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे डी बाई टू के होल स्क्वायर से। तो यहाँ हो जाएगा क्या, पाई डी क्यूब टी बाई 8, पाई डी क्यूब टी बाई 4, ये पाई डी टी होगा सिर्फ, ये कितना होगा पाई डी टी, क्योंकि पाई आर स्क्वायर वो होता है ना 2 पाई आर। तो यहाँ पर हम थोड़ा करेक्शन कर देंगे इसको, जे की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, पाई डी टी इंटू डी बाई टू का होल स्क्वायर, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो होती है पाई डी होती है ना, इस वजह से। तो पाई डी टी इंटू डी स्क्वायर बाई 4, और जे की वैल्यू बनती है पाई डी क्यूब टी बाई 4। फिर जे की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे बस हम, तो कितना हो जाएगा ये, टाउ इंटू पाई डी की क्यूब अपॉन टी डिवाइड बाई 4, आर की वैल्यू रख देंगे डी बाई 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 1 कटेगा, 1 डी से 1 कट जाएगा, तो जाएगा टाउ पाई डी स्क्वायर टी अपॉन 2, टाउ पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये तो आ जाएगा टॉर्क की वैल्यू। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वो किससे निकालेंगे, टी अपॉन टी एल बाई जी जे से। बस यहाँ जे की वैल्यू रख देंगे तो आपका जाके क्या निकल जाएगा, थीटा भी वहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी बात थी पूरी यूनिट नंबर 3 की, जिसके अंदर हमने सारे जो कितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसकी क्या क्या अप्रोच रहती है, किस हिसाब से हम अप्रोच करेंगे, कैसे हम तैयारी करेंगे, क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है पेपर के अंदर, वो हमने यहाँ पर डिसाइड करा। तो जो आपके नोट्स हैं उससे जब आप पढ़ोगे तब आपको थोड़ी आसानी होगी कि हमें कौन कौन से टॉपिक में किन बातों पर ध्यान रखना है। तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा ये यूनिट 3 का 1 शॉर्ट वीडियो। तो बेट जो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।